व्यवस्थापिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका का कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप पर निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। सामान्य रूप से लोकतंत्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता, उन पर वाद विवाद करता और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। दूसरा, संविधान संशोधन का कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती हैं। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। तीसरा, विमर्शात्मक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतया जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा है। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थ और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जा सकता है। चौथा, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहित कार्यों पर किस प्रकार से खर्च किया जाए। पांचवा, प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। पहला, संसदीय शासन में। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा रखा जाता है और अंतिम रूप में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन में। अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका या कांग्रेस प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से ही स्पष्ट है कि अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल कहा जाता है। तीसरा, अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। छठा, न्याय संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती हैं। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी
उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। 7वां, निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत रूस में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। 8वां, समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई है। भारत में इन नियमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण रहता है। 9वां, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का ही एकमात्र कार्य नहीं करती, वरन यह अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली कार्य करती हैं। डॉक्टर गार्नर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं, प्रत्युत साथ ही साथ वह अन्य विभिन्न कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक, निर्देशक व कार्यपालिका संबंधी।